दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टाइगर रोर्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है द डम्ब मैन ईटर ऑफ तलवाड़ी। केनेथ एंडरसन बोलते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जिन्हें भूला नहीं जा सकता। उसमें बहुत सारे भारतीय हैं, बहुत सारे जंगल के निवासी हैं, बहुत सारे एंग्लो इंडियन हैं और बहुत सारे यूरोपियन हैं। एंडरसन का मानना है कि जो लोग जंगल में रहते हैं या जंगल के टच में रहते हैं उनकी पर्सनालिटी निखर आती है। जितना ज्यादा वो जंगल में रहेंगे उतने ज्यादा साफ सुथरे मन के वो इंसान होंगे। ऐसा ही एक कैरेक्टर था इनका खास दोस्त हगी हेलस्टोन। उसने अपना एक कॉटेज बनाया हुआ था जिसका कि नाम था मोयार वैली रैंच। उसका ये कॉटेज मुदिया नूर के पास ललाई मलाई नाम की जगह के पास में था, नॉर्थ कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में। अब एंडरसन बताते हैं कि हगी एक अनोखा कैरेक्टर था। एंडरसन और हगी एक ही स्कूल में पढ़े, लेकिन हगी ने पहले पास आउट कर ली। अब हगी अनोखा कैरेक्टर जरूर था, लेकिन उसके पास था दिमाग। और हगी की किस्मत भी बड़ी जोरदार थी। जिस चीज को वो छू लेता था वो सोना बन जाती थी। उसने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और वहां पर बनाया मोयार वैली रैंच। हगी के पास एक शानदार कलेक्शन था बंदूकों का, राइफल का। उतनी सारी बंदूकें जितनी की कोई पैसे से खरीद सकता था। .023 की माउजर राइफल जिसकी हेक्सागोनल बैरल थी वो हगी को बहुत ज्यादा पसंद थी और केनेथ एंडरसन को भी बहुत पसंद थी। हगी ने एंडरसन को बताया था कि इस बंदूक से मैंने 9 हाथी मारे हैं और करीब 20 टाइगर मारे हैं। समय के साथ हगी को डोनाल्ड बहुत पसंद आने लगा था, जो कि केनेथ एंडरसन का बेटा था, और उसने अपनी वो पसंदीदा राइफल डोनाल्ड को गिफ्ट कर दी थी। डोनाल्ड बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी में 4 चांद इस बात ने लगा दिए थे कि उसे मालूम था कि ये राइफल हगी की फेवरेट राइफल है। और एंडरसन बोलते हैं कि मुझे इसलिए भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतनी ज्यादा फेवरेट राइफल कैसे किसी को दे सकता है। अगर कोई मुझसे बोले कि मेरी .405 विंचेस्टर राइफल किसी को दे दो तो मैं तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है उस राइफल के साथ। अब एंडरसन बोलते हैं कि मेरी कहानी की शुरुआत होती है इस बात से कि भारत के किसी हिस्से में, या तो हगी ने देखा था या सुना था, एक ऐसी घास पाई जाती है कि जो कि सूखने के बाद माचिस की तीली की तरह हार्ड हो जाती। वो टूटती नहीं है, लेकिन जलती वैसे ही है जैसे माचिस की तीली जलती है। तो हगी ने डिसाइड किया कि उसके मोयार वैली रेंच में इतनी सारी जमीन पड़ी है, वो इस घास की खेती स्टार्ट करेगा और उसके बाद माचिस बनाने का काम शुरू करेगा। और जिस रेट में मार्केट में माचिस मिलती है उससे आधे दाम में माचिस बेचना शुरू करेगा। तो अब हगी ने उस घास के बीज मंगा लिए बहुत सारी मात्रा में, हल चलवाया, घास बो दी, पहली बारिश हुई और उसके बाद, और उस घास की फसल चारों तरफ लहलहा रही थी। क्योंकि जमीन उपजाऊ थी, वो घास 5 फीट लंबी हो गई और हवा में उसे लहलहाते हुए यहां से वहां उड़ते हुए देखा जा सकता था। लेकिन इसके पहले कि हगी उस घास को सुखा पाए, स्पॉटेड डियर और जंगली सुअरों ने आना शुरू कर दिया। अब डियर तो उसे खाने आ रहे थे, जंगली सुअर अपना आशियाना बनाने आ रहे थे, और दोनों ही घास को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब इतनी सारी सुरंगें बना दी थी जंगली सुअर ने कि अब हगी को अपनी माचिस की तीली की फैक्ट्री में उसी माचिस से आग लगती नजर आ रही थी। अब जब डियर आने शुरू हो गए, जंगली सुअर आने शुरू हो गए, तो उसके पीछे आने लगे पैंथर, और जब पैंथर भी आने लगे तो उनके पीछे आने लगे टाइगर। टाइगर की मात्रा ज्यादा थी क्योंकि उन्हें डियर भी मिल रहे थे, सुअर भी मिल रहे थे और मिल रहे थे तेंदुए भी। अब हगी ने एक एम्प्लॉय रख लिया, उसका नाम था स्वेजा। वो स्वेजा डिसूजा से बन के आया था। वो मैंगलोर का रहने वाला था, बहुत ही
मेहनती आदमी था और हगी को क्या चाहिए वो पहले ही पता लगा लेता था। एक बार स्वेजा ने एंडरसन से कहा था कि मुझे समझ नहीं आता कि मालिक पैसा बनाने के लिए पैसा क्यों लगाते हैं। उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर सकते, लेकिन मालिक माचिस की तीलियां बनाना चाहते हैं, दंत मंजन बनाना चाहते हैं बबूल की छाल से, वो फर्टिलाइजर बनाना चाहते हैं हाथी की लीद और बीज को मिला के, जमीन के अंदर छिपे हुए पानी को ढूंढना चाहते हैं। मालिक को चाहिए जिंदगी एंजॉय करे। यहाँ बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं, एक नहीं कई। लेकिन जब यह बात मैंने मालिक से बोली, वो मुझ पे बहुत गुस्सा हुए। वो बोले, निकम्मे नालायक, तुम्हारी एक बीवी है, 3 और बीवियां हैं, और मैंने तुम्हें इस मुसीबत से बचाया था एक बार। अब तुम चाहते हो कि मैं खुद उसी मुसीबत में फंस जाऊं। लेकिन स्वेजा को शिकार बहुत पसंद था, खाना भी बहुत पसंद था, और वो मजबूत कद काठी का इंसान था। अब एक ईस्टर का दिन था और पता नहीं कैसे स्वेजा को यह एहसास हुआ कि शायद वो और उसका मालिक जंगली सुअर का मांस खाने के लिए अनटाइटल्ड हैं। तो मालिक से बिना बताए उन्हें सरप्राइज देने के हिसाब से उसने बंदूक छिपाई और घुस गया उस घास के अंदर जिसको कि हगी ने उगाया था माचिस बनाने के लिए। अब गर्मी पड़ रही थी, घास थोड़ी सूख गई थी। अचानक से घास के अंदर से स्वेजा को एक जंगली सुअर का थूथन यानी कि स्नाउट दिखा। स्वेजा ने गोली चला दी। वो सुअर गिर गया, लेकिन फिर उठ गया, अचानक से भागा और उसके पीछे पीछे भागा स्वेजा। तभी जिस जगह से वो सुअर गायब हो गया था, अचानक वहां की घास बहुत हिली, एक गुर्राहट की आवाज सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब खुशी के मारे स्वेजा ने आके ये बात हगी को बताई। हगी एक भारी भरकम राइफल लेके आया था, साथ में था स्वेजा। स्वेजा ने इशारा करके बताया कि मालिक, वो है वो जगह जहां मैंने मारा है तीर, यानी कि आपके लिए शिकार, जंगली सुअर का। अब हगी आगे आगे जाने लगा, पीछे पीछे आ रहा था स्वेजा, लेकिन हगी ने मना किया क्योंकि हगी को मालूम था गलती से स्वेजा की गोली हगी को लग सकती है। उसने कहा, वहीं इंतजार करो, मैं देख के आता हूं। लेकिन जब हगी वहां पहुंचा तो वहां पर किसी भी सुअर की बॉडी नहीं थी। हत्यारा उसे वहां से ले गया था, और जो लेके गया था, घसीट के गया था, उसके निशान थे उस घास पर। अब उसके पीछे पीछे हगी गया, करीब 100 गज की दूरी तक गया था। एक जबरदस्त ग्राउल सुनाई दी, यानी कि वो हत्यारा उस सुअर को खा रहा था। लेकिन हगी ने करीब 20 टाइगर मारे थे। वो टाइगर की ग्राउल से परेशान नहीं होता था। वो आगे बढ़ता गया, अब की बार और जोरदार ग्राउल आई। हगी को मालूम था कि टाइगर किसी भी वक्त चार्ज कर सकता है। अब थोड़ी देर में टाइगर ने चार्ज कर दिया। टाइगर लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ आया उस घास पर। हगी इंतजार करता रहा तब तक जब तक उसे टाइगर का चेहरा नहीं दिख गया। अब जब टाइगर की फाइनल छलांग हगी के ऊपर आने वाली थी, अब इस वक्त जन्म हुआ मैन ईटर ऑफ तलवाड़ी का, क्योंकि हगी की जो गोली थी सीधे फंस गई थी टाइगर के फेस पर। अब जैसे ही गोली लगी, टाइगर रुक गया, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी का फोर्स आ रहा था, वो हगी के सामने ही गिरा। अपनी गन को बोल्ट किया, वो दूसरा फायर करना चाहता था, लेकिन मैगजीन जाम हो गई। अब उसके बाद हगी ने वही किया जो एक बहादुर शिकारी ऐसी परिस्थिति में करता है। हगी मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। अब क्योंकि चेहरे पे गोली लगी थी, तो टाइगर या तो थोड़े समय के लिए अंधा हो गया था, या उसे जोर का झटका जोर से लगा था, तो वो चलने लायक नहीं था। तो वो वहीं घूमता रह गया, गुस्से में बहुत सारे गड्ढे खोद दिए, अपने नाखूनों से पूरी जमीन को चीर फाड़ दिया। हगी भागता हुआ आया ताकि वो दूसरी राइफल ले सके। पीछे पीछे स्वेजा आया कि मालिक क्या हुआ, लेकिन हगी ने कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी से बंदूक उठाई, छलांगे मारता हुआ उसी तरफ गया, उस स्पॉट पे पहुंच गया, लेकिन टाइगर वहां पर नहीं था। लेकिन वो इलाका और वहां जितनी लार पड़ी थी, खून पड़ा था, उससे क्लियर हो चुका था कि गोली टाइगर के मुंह में लगी है। लेकिन शिकारियों के बीच में एक कहावत चलती है कि अगर कोई टाइगर घायल हो जाए तो फौरन उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए ताकि उसका ब्लड ज्यादा निकल जाए
या तो वो टाइगर मर जाए या फिर मरणासन्न हो जाए। कम से कम वो घाव इतना असर दिखा दे कि जानवर या तो चलने फिरने लायक ना हो जाए या फिर धीरे चलने लायक रहे। लेकिन वहीं शिकारियों के बीच में एक दूसरी कहावत भी चलती है कि टाइगर का फौरन पीछा करना चाहिए ताकि घायल टाइगर को रिकवर करने का मौका ना मिले। यानी कि कुल मिला के कि जब लोहा गर्म हो उसी वक्त दूसरा हथौड़ा भी मार देना चाहिए। जो ये दूसरे सिद्धांत की वकालत करते हैं उनका कहना है कि जब टाइगर थोड़ी देर इंतजार कर लेता है तो वो बदले की भावना से भर जाता है और शिकारी का इंतजार करता है, उस पर बदले के लिए टूट पड़ता है। लेकिन जब वो फौरन भागता है तो वो इतना परेशान होता है कि सिर्फ और सिर्फ भागना चाहता है, बदला लेने का इरादा उसके मन में नहीं होता। और वो दूसरे सिद्धांत को मानने वाले शिकारी ये भी बोलते हैं कि मानवता भी यही है कि उसको फौरन मार दिया जाए। इस बात का इंतजार करना कि वो मर जाए या मरणासन हो जाए उसके दर्द को और ज्यादा बढ़ा देता है। अब केनेथ एंडरसन बोलते हैं कि मैं अपना जजमेंट नहीं दूंगा कि कौन सी थ्योरी सही है कि कौन सी गलत। दोनों ही थ्योरी थोड़ी सही हैं, थोड़ी गलत हैं, क्योंकि ये एनिमल टू एनिमल डिपेंड करता है कि वो कैसा व्यवहार करेगा। लेकिन हगी दूसरे सिद्धांत को मानने वाला था। उसने अपनी बंदूक उठाई और चल दिया पीछे उस टाइगर के। अब घास में खून के निशान साफ दिख रहे थे। जब घास का खेत खत्म हुआ उसके बाद आया खुला मैदान और उसके बाद आया जंगल। अब परिस्थितियां हगी के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई थी। अब हगी को अपनी एबिलिटीज पर डिपेंड करना था। स्वेजा पीछे पीछे आ रहा था, काफी डिस्टेंस था, लेकिन वो ट्रैकर नहीं था, टाइगर को ट्रैक करना नहीं जानता था। अब आगे एक सूखा रवीन आ गया। वहां पर टाइगर थोड़ी देर के लिए बैठा था, आराम किया था, उसके बाद फिर आगे चल पड़ा था। ये बात कैसे मालूम चली? क्योंकि वहां बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। अब क्योंकि टाइगर ने इतनी ही दूरी पर आराम किया था, ये बात बताती थी कि टाइगर गंभीर रूप से घायल है और बहुत ज्यादा दूर गया नहीं होगा। अगर हगी अपनी चाल को तेज कर ले तो टाइगर तक पहुंच सकता है। जब टाइगर आराम करने के लिए बैठा था तो उसने पक्का हगी और स्वेजा के चलने की आवाज सुन ली होगी, इसलिए उठ खड़ा हुआ, आगे बढ़ गया। अब ऐसा भी लग रहा था कि यह टाइगर कायर है। वो चाहता तो किसी भी झाड़ी में आराम से छिप जाता, लेकिन वो भाग रहा था। अब उसके खून के गिरने की रफ्तार कम हो रही थी। धीरे धीरे पथरीला रास्ता आ गया। अब हगी को धीरे चलना पड़ रहा था। स्लो डाउन होके उसको बूंदें ढूंढनी पड़ रही थी खून की। अब थोड़ी देर बाद खून के निशान मिलने बिल्कुल बंद हो गए, क्योंकि रास्ता पथरीला था, पग मार्क भी नहीं मिल रहे थे। अब इस इलाके में जंगल के निवासी भी नहीं रहते हैं। बताया जाता है कि टीपू सुल्तान के जमाने से नहीं रहते हैं। तो हगी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो किसी जंगल के निवासी से कुछ आइडिया ले सके टाइगर के बारे में। अब तलाई मलाई का वो गांव जहां पर हगी का फार्म हाउस था, करीब 2 मील की दूरी पर था। अब तलाई मलाई एक छोटा सा हैमलेट था। उसके आसपास बहुत सारी उपजाऊ जमीन थी। जब भी कोई सेल डीड होती थी या पावर ऑफ अटॉर्नी होती थी तो जो बायर था उसको कागज लेके 9 मील की दूरी तक जाना पड़ता था, तलवाड़ी तक। अब ऐसी ही एक जमीन की खरीद फरोख्त हुई। अब जो क्रेता थे और विक्रेता थे वो जा रहे थे तलवाड़ी तक, वो कागज लेके। बीच में एक नदी पड़ी, वहां वो रुक गए। अपने साथ वो रागी की बॉल्स लाए थे खाने के लिए। उन्होंने सोचा जगह अच्छी है, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो खरीदार था वो पानी की तरफ दोबारा गया कि अपना चेहरा भी धो लूं। अब जो विक्रेता था यानी सेलर, वो पेड़ के नीचे बैठा था। उसको थोड़ी नींद आ रही थी। उसकी हल्की सी आंख खुली थी, लेकिन आंखों में नींद भरी थी। जब बायर पानी पी रहा था झुक के, अचानक से दूसरी तरफ से कुछ आया छलांग मार के। उसने इसको पकड़ा और अगली ही छलांग में वापस ले गया। उसे समझ नहीं आया था क्या। हाँ, इतना समझ में आया कि इस टाइम पर बायर वहां पे नहीं था। अब जो सेलर था उसकी नींद भाग चुकी थी। एक छलांग में उठ के खड़ा हुआ, तलवाड़ी की तरफ भागा और इतनी तेज भागा कि रिकॉर्ड टाइम में तलवाड़ी पहुंच गया। अब वहां वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचा और सारी कहानी क्लर्क को और सब रजिस्ट्रार को बता दी। सब रजिस्ट्रार ने उस आदमी को पुलिस थाने भेजा और वहां पर रिपोर्ट लिखी गई। अब पुलिस वालों को लग रहा था कि इसमें कुछ खास नहीं है। जो आदमी पैसे कैरी कर रहा था वो गायब हो गया।
और जो बैठा था जमीन अभी भी उसके नाम पे है। यानी उन्हें शक हो गया था कि सेलर ने बायर को मार दिया, पैसे छीन लिए। उन्होंने देर नहीं लगाई, उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया। अब जब हेड कांस्टेबल ने जल्दी जल्दी उसे अरेस्ट कर लिया, फौरन एक लेटर लिखा सब इंस्पेक्टर के नाम कि श्रीमान जी, ये खतरनाक अपराधी, ये हत्यारा मैंने पकड़ लिया है और मैं आपको ध्यान दिला दूं कि मेरा प्रमोशन बहुत समय से ड्यू पड़ा हुआ है। श्रीमान जी मेरा प्रमोशन कर दें और श्रीमान जी की लंबी उम्र के लिए मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूं। अब एक हफ्ता बीत चुका था और एक कांस्टेबल जो कि छुट्टी पे गया था वापस आ गया था। अब हेड कांस्टेबल को लगा कि वो 2 आदमी एस्कॉर्ट करने के लिए इस हत्यारे के साथ भेज सकता है सब इंस्पेक्टर के पास जाने के लिए, तो उसने भेज दिए। लेकिन उनको भी वही रास्ता तय करना था जिस रास्ते की ये घटना थी। अब हगी हेलस्टोन अपने फार्म हाउस के दरवाजे पे खड़ा था जब उसने देखा कि 2 कांस्टेबल एक अपराधी को लेके आ रहे हैं और उस अपराधी को हगी जानता था। अब हगी ने कांस्टेबल से पूछा कि क्या मैटर है और इसको क्यों लेके जा रहे हो। तो कांस्टेबल ने बताया कि ये एक हत्यारा है, इसने अपने जमीन के खरीदार को मार दिया, पैसे छुड़ा लिए। और जब हगी ने उस आदमी से पूछा मैटर क्या है, वो जोर जोर से रोने लगा, सुबकने लगा। हगी ने उसे कान पकड़ के उठाया कि चुप हो जाओ और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे साफ साफ बताओ हुआ क्या था। और जब उसने बताया, अचानक से कोई चीज आई और उठा के उस बायर को ले गई। तो हगी को मालूम था कि ये क्या था। हगी ने जो टाइगर पर गोली चलाई थी उस बात को 2 महीने हो चुके थे और हगी उसके बारे में बार बार सोचा करता था कि क्या वो टाइगर मर गया या वो जिंदा है। अगर तो वो मर गया तो उसकी बॉडी नहीं मिली और अगर वो जिंदा है तो किसी दूसरे इंसान को मारा भी नहीं। और हगी को मालूम था कि जल्दी ही वो किसी को मारने वाला है अगर वो जिंदा है। अब हगी ने उस इंसान से पूछा क्या वो टाइगर की तरह दिखता था। तो पुलिस वालों को हंसी आ गई, लेकिन वो इंसान बोला कि दोराई यानी श्रीमान जी, वो टाइगर जैसा हो सकता है क्योंकि मैं नींद में था, ठीक से देखा नहीं, लेकिन जो भी था लंबा था, बड़ा था, इंसान नहीं था, शायद वो टाइगर था। तो हगी ने कहा इस गरीब आदमी को सत्यमंगलम के पुलिस स्टेशन मत ले जाओ, अपनी एनर्जी बचा लो, क्यों परेशान हो रहे हो, यह हत्यारा नहीं है, मुझे मालूम है कि क्या हुआ है। लेकिन क्योंकि वो आदमी हथकड़ी में बंद था, कागज भी बन चुके थे, पुलिस वाले माने नहीं। वो उसे लेके गए सत्यमंगलम के पुलिस स्टेशन। हगी अपनी गाड़ी में बैठे चल पड़े तलवाड़ी की तरफ। और जब वहां पर हेड कांस्टेबल से पूछताछ की तो मालूम चला किसी को नहीं मालूम ये घटना कहाँ हुई थी। ये बात सिर्फ मालूम है तो उस कैदी को, क्योंकि किसी दूसरे ने खोजबीन करने की जरूरत ही नहीं समझी। पहले हगी ने सोचा कि उस घायल टाइगर के बारे में इस हेड कांस्टेबल को बताऊं, लेकिन फिर उसने सोचा कि इसको बताना ठीक नहीं है, ये वैसे ही सनकी दिमाग का है, कोई भरोसा नहीं ये हगी को भी टाइगर को घायल करने के जुर्म में अंदर कर दे और अपना प्रमोशन करवा ले। तो हगी ने अपनी गाड़ी उठाई और चल पड़ा सत्यामंगलम की तरफ। रास्ते में वो कैदी और पुलिस वाले मिले, उन्हें भी हगी ने लिफ्ट दे दी। वो बड़े खुश हुए और उनके साथ हगी पहुंचा सत्यमंगलम के पुलिस स्टेशन। सब इंस्पेक्टर ने वो रिपोर्ट पढ़ी जो कि लिखी थी हेड कांस्टेबल ने, और उसके बाद हगी से पूछा आप क्या कहना चाहते हैं। अब जब हगी की बात सुन ली तो सब इंस्पेक्टर ने बोला कि ये हेड कांस्टेबल प्रमोशन चाहता है, जबकि ये खोजबीन करने भी नहीं गया घटनास्थल पर। इसका प्रमोशन नहीं, इसका डिमोशन होना चाहिए। अब ये सारे के सारे तलवाड़ी जा रहे थे हेड कांस्टेबल को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज देने के लिए, और उसके बाद उस कैदी को लेके घटनास्थल पर गए। हेड कांस्टेबल को भी ले जाया गया। हालांकि एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन उसके बावजूद टाइगर के पगमार्क थे। और उसके बाद जब उसने बोझ के साथ छलांग मारी थी तो गहरे पगमार्क मिले थे। बोझ वही परचेजर था। आसपास देखा गया तो टाइगर के बहुत सारे फुटप्रिंट्स थे जो थे उसके अटैक करने के पहले के। हगी अपने साथ अपनी राइफल नहीं लाया था और सब इंस्पेक्टर बहुत नर्वस था। उसने पूछा क्या टाइगर अभी भी यहाँ पर हो सकता है। हगी ने कहा नहीं। तो सारे 6 के 6 लोग उस टाइगर को ढूंढने में लग गए।
अब वो सेलर जिसकी हथकड़ी खोल दी गई थी अचानक से कुछ हड्डियों से टकरा के गिर गया। उसको पास में ही पड़ा मिला 10 रुपए का नोट जो हवा से उड़ता हुआ वहां आया था। ये नोट मिलने से बात कंफर्म हो गई थी कि ये हड्डियां उस परचेजर की ही थीं। हड्डियां बहुत कम थी क्योंकि उसको गिद्ध और गीदड़ उठा ले गए थे। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।